गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आप सभी को मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। प्यारे बच्चों, मनोविज्ञान में मैंने मनोविज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़ा करके समाप्त कर दिया था तथा दूसरे अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। दूसरे अध्याय का शीर्षक है संस्कृति एवं बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, सृजनात्मकता एवं अभिक्षमता। प्यारे बच्चों, मैंने दूसरे अध्याय में संस्कृति को, सांवेगिक बुद्धि, सृजनात्मकता एवं अभिक्षमता को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। तो समझाने का जो काम था वो तो समाप्त आपका हो गया। इसलिए इस क्लास में आज हम लोग मनोविज्ञान का जो दूसरा अध्याय है, इस दूसरे अध्याय का प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले लघु प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर उसके बाद दीर्घ करेंगे, फिर प्यारे बच्चों हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मात्र 5 विषय के लिए 1500 रुपये देना होगा पूरे कोर्स का, जिसमें आपको सभी विषय, आपका जो 5 विषय हैं यानी सभी विषय को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर में MVBI VBI प्रश्नों को चिन्हित किया जाएगा। यदि आप हमारे बताए गए सिर्फ MVBI प्रश्नों को ही पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे प्यारे बच्चों आपको 75% नंबर आपको बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन दे करके आपको रिवीजन भी करवाए जाएंगे। उस समय गैस क्वेश्चन चार्जेबल होता है, लेकिन आपको निःशुल्क दे करके गैस आपको रिवीजन भी करवाए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक का मात्र 1500 फी है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले छात्रों के लिए है, उन छात्रों के लिए जो कक्षा 12वीं में आर्ट्स ले रखे हैं और अपना एग्जाम 2023 में देंगे। ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों आते हैं लघु प्रश्न उत्तर पे। आपका जो पहला प्रश्न निकल करके आ रहा है, अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। मैंने काफी अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया था। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था कि एक विशेष प्रकार की क्षमता को ही हम लोग अभिक्षमता कहते हैं। मैंने एक लाइन में आपको बताया था, एक विशेष प्रकार की क्षमता ही अभिक्षमता आपको कहलाती है। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लेकिन इसको लिखना किस प्रकार से है जिससे हमको 2 नंबर लघु में काफी आसानी से प्राप्त हो जाए। इसके लिए प्यारे बच्चों आप सभी को लिखिएगा, अभिक्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश है। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है, अभिक्षमता विशेषताओं का एक समायोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की ये विशिष्ट योग्यताएं तथा कौशल, जैसे भाषा बोलने की क्षमता, संगीतज्ञ बनने की क्षमता तथा यांत्रिक कार्य करने की क्षमता ही अभिक्षमता आपको कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दूसरा प्रश्न है, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। मैंने लेक्चर की क्लास में भी काफी अच्छे तरीके से बताया था कि नई नई चीजों की खोज करना, नई नई चीजों का निर्माण करना ही आपको सृजनात्मकता कहलाता है। ये जो सृजनात्मकता है यह नवीन सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर? तो नवीन सिद्धांत पर, जिसका मतलब होता है एक नया। काफ़ी अच्छे तरीके से लेक्चर की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था सृजनात्मकता को। इसलिए उत्तर इसका कुछ आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करने की योग्यता। मैंने आपको ये भी लिख करके बताया था, सृजनात्मकता का अर्थ होता है निर्माण करने की योग्यता। ठीक है, अर्थात नई चीज की रचना तथा किसी नवीन एवं मौलिक चीजों का उत्पादन करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाता है। यहाँ पर कहलाता है थोड़ा सा
टाइप नहीं हुआ है, सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा लघु प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि क्या है। मैंने कहा था संवेगात्मक अर्थात इमोशनल बुद्धि, मतलब ये इंटेलिजेंस, इमोशनल तो समझिए आप लोग रहने रहे हैं। इसी प्रकार मैंने संवेगात्मक को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया था। ठीक है, तो इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य उस संज्ञानात्मक योग्यता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के संवेगों को उत्तेजित करके अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। ठीक है। तीसरा आपका प्रश्न है संस्कृति से आप क्या समझते हैं। मैंने इसे भी काफी अच्छे तरीके से मैंने बताया था। संस्कृति को मैंने कहा था कि मानव एक समाज में जन्म लेता है, समाज में ही आपको विकसित होता है कि नहीं। तो उस समाज में वो जो समाज होता है उस समाज के आधार पर मानव क्या करता है, मानव सीखता है। तो जैसा समाज का संस्कृति होता है वैसा ही मानव आपको सीखता है और विकसित होता है। ठीक है, काफी अच्छे ढंग से मैंने बताया था। तो संस्कृति आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। संस्कृति का तात्पर्य मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों, कौशलों तथा प्रतीकों के तंत्र से है जो एक समाज द्वारा विकसित होते हैं तथा उसके सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न है संस्कृति पर दिए गए वाइगॉट्स्की के विचार लिखिए। ठीक है, संस्कृति पर दिए गए वाइगॉट्स्की के विचार, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। क्योंकि वाइगॉट्स्की ने ही कहा था कि संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति निवास करता है, विकास की ओर अग्रसर होता है और अपने आसपास के पर्यावरण के साथ समायोजित कर लेता है। ये भी हम आपको लेक्चर की क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से बताए थे। तो मैंने ये नहीं बताया था कि यह किसने कहा था, ये आपको वाइगॉट्स्की के विचार थे। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृति पर वाइगॉट्स्की के विचार लिखिए। तो आपको उत्तर किस इस प्रकार से लिखना है। वाइगॉट्स्की के अनुसार संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति निवास करता है, विकास की ओर अग्रसर होता है तथा अपने आसपास के पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। ठीक है। छठा आपका प्रश्न है भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप को लिखे। मैंने बुद्धि और संस्कृति को एक साथ लेकर के आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। दोनों के बीच मैंने संबंध आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि संस्कृति को समझने के लिए बुद्धि का होना अति आवश्यक आपको हो जाता है। जब तक बुद्धि नहीं होगा तो मानव संस्कृति को वो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। भारतीय संस्कृति में बुद्धि का स्वरूप व्यापक है, यह एक समग्रतावादी दृष्टिकोण है। भारतीय संस्कृति में बुद्धि में ज्ञानात्मक और गैर ज्ञानात्मक दोनों ही प्रक्रियाओं के समन्वय पर बल डालता है। प्रोफेसर जेपी दास के अनुसार बुद्धि में कुछ विशेष कौशल जैसे मानसिक प्रयास हो गए, निश्चित क्रिया हो गए, ज्ञानात्मक समर्थयकता जैसे ज्ञान हो गया, विभेदन तथा समझ आदि सम्मिलित होते हैं। इस तरह से बुद्धि के एक मजबूत संज्ञानात्मक तत्व के अलावा अभिप्रेरणात्मक तथा भावात्मक तत्व भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यानी बुद्धि के भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप देखिए। बुद्धि पहले तो मैंने बुद्धि के बारे में बताया और बुद्धि के अर्थ के स्वरूप भी मैंने देखिएगा तो प्रथम अध्याय में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। मैंने जिसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मैंने बताया था। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप को लिखे। ठीक है, तो पहले बच्चों देखिए भारतीय संस्कृति में बुद्धि में ज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक, ठीक है, यानी ज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक दोनों ही प्रक्रियाओं के समन्वय पर बल आपको डालता है। ठीक है, यदि हम आपको प्रोफेसर दास जी के अनुसार बताएं तो जो मानव जो होता है, मानव में एक जो विशेष कौशल होता है, जैसे विशेष कौशल में आपको चले आता है मानसिक प्रयास हो गया, निश्चित कार्य हो गया, संज्ञानात्मकता जैसे ज्ञान हो गया, विभेदन हुआ आदि सम्मिलित आपको होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा जो आपका ये दूसरा जो अध्याय है काफी छोटा अध्याय है।
ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को पता है कि SBPD पब्लिकेशन बुक के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, तो इस हिसाब से SBPD बुक का यह दूसरे अध्याय है। लेकिन NCERT की मैं बात करूँ तो NCERT के अकॉर्डिंग यह आपको पहले अध्याय का ही भाग है। ठीक है, तो आपका लघु प्यारे बच्चों आपका समाप्त आपका है ना हो गया है, यहाँ तक आपका लघु था। अब हम आते हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर पे, चूंकि छोटा ही दिया है तो इसलिए मैं एक ही बार में इसे समझा करके समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रश्न है सृजनात्मकता क्या है, यह बुद्धि से कैसे भिन्न है। या तो दीर्घ में प्यारे बच्चे आपको इस प्रकार से पूछे सृजनात्मकता क्या है, यह बुद्धि से कैसे भिन्न है, अथवा इसी प्रश्न को यह इस प्रकार से भी पूछ सकता है बुद्धि क्या है, यह सृजनात्मकता से कैसे भिन्न है, अथवा बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच संबंध का विवेचना करें। यानी तीनों में से किसी भी प्रकार से पूछना है तो आप आंख मूंद करके समझ जाइए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन 1 है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसमें क्या करेंगे, उत्तर में पहले तो बुद्धि ये सृजनात्मकता को डील कर देंगे। यानी सृजनात्मकता क्या होता है आप लोग लिखिएगा कि नई नई चीज़ों का खोज करना। ठीक है, नई नई चीज़ों का खोज करना ही आपको सृजनात्मकता आपको कहलाता है, जो कि नवीन सिद्धांत पर आधारित होता है। जबकि बुद्धि का काम होता है चिंतन करना, है कि नहीं, उद्देश्यपूर्ण कार्य करना, इस प्रकार से। ठीक है, और यह बुद्धि से कैसे भिन्न होता है इसके भी बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता देना है। इसमें यह बताना है कि सृजनात्मकता का जो आपका क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, जबकि बुद्धि का जो क्षेत्र होता है काफ़ी व्यापक होता है। तो उत्तर में कुछ इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। उत्तर, सृजनात्मकता का अर्थ है किसी नवीन चीज की खोज करना। क्या करना था प्यारे बच्चों, किसी नवीन चीज की खोज करना, अथवा किसी समस्या का समाधान नए ढंग से करना। यानी जो भी समस्या है उसका समाधान नए ढंग से करना। दूसरी ओर बुद्धि का अर्थ वह समग्र योग्यता है जो व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य तथा प्रभावपूर्ण समायोजन में मदद करती है। अर्थात बुद्धि का काम है चिंतन करना, उद्देश्यपूर्ण कार्य को पूरा करना, इस प्रकार से। जबकि सृजनात्मकता का काम है नई नई चीजों का खोज करना, इजाद करना, रचना करना। ठीक है, अब दोनों पॉइंट क्लियर आपका हो गया। इस तरह यह दोनों मानसिक योग्यताएं एक दूसरे से भिन्न है। ये दोनों जो योग्यता है क्या, तो सृजनात्मकता और बुद्धि, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इन दोनों में निम्नलिखित भिन्नताएं देखी जा सकती है। ठीक है, तो इन दोनों का जो भिन्नता है वो कम से कम 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका भिन्नता है बुद्धि एक समग्र मानसिक योग्यता है, जबकि सृजनात्मकता एक विशिष्ट मानसिक योग्यता है। ठीक है, बुद्धि एक समग्र मानसिक योग्यता, यानी कि इसमें मन का सभी चीज आपको चले आता है। चिंतन करना, सोचना, तर्क करना, विचार विमर्श करना, सब कुछ चलाता है। ठीक है, मानसिक का, इसलिए यह आपका समग्र हो गया। सृजनात्मकता में एक विशिष्ट मानसिक योग्यता होता है। सृजनात्मकता यानी मानसिक तो रहेगा लेकिन इसमें विशिष्ट होगा। जैसे सिर्फ नई नई चीजों को के बारे में सोचना, खोजना, रचना करना। ठीक है, इस प्रकार, इसलिए इसका जो क्षेत्र होता है काफी सिमट जाता है। ठीक है, दूसरा है बुद्धि की तुलना में सृजनात्मकता का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, बुद्धि की तुलना में सृजनात्मकता का क्षेत्र सीमित होता है। अभी मैंने आपको बताया, इसलिए बुद्धि को सामान्य योग्यता कहते हैं। ठीक है, बुद्धि को सामान्य योग्यता कहते हैं और सृजनात्मकता को विशिष्ट मानसिक योग्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बुद्धि का क्षेत्र काफी व्यापक होता है और सृजनात्मकता का क्षेत्र आपको सीमित होता है। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है बुद्धि का संबंध रचनात्मक और गैर रचनात्मक दोनों कार्यों से होता है। यानी बुद्धि का जो संबंध होता है रचनात्मक और गैर रचनात्मक दोनों कार्यों से होता है। इसके विपरीत सृजनात्मकता का संबंध सदा रचनात्मक कार्यों से होता है। इसका कहने का मतलब यह है, देखिए बुद्धि का काम क्या होगा, रचनात्मक, यानी कोई भी चीज का रचना करना। जैसे हमको मान के चलिए प्याज काटना है, तो प्याज काटने के लिए कोई हम मशीन बना, तो जो रचना की, ये भी एक प्रकार का बुद्धि का काम है। तो इसके साथ साथ आप कोई समस्या में आप पड़ गए, आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, या फेल हो गए, तो कैसे पास करें, इन सभी क्षेत्र में भी बुद्धि का योगदान आपको होता है। तो देखिए दो क्षेत्र हुआ कि नहीं, एक तो रचनात्मक हुआ, एक तर्कपूर्ण हुआ। जबकि आपको सृजनात्मकता का काम होता है सिर्फ और सिर्फ नई चीजों का रचना करना, इसके अलावा तर्कपूर्ण कार्यों में ये आपको नहीं आता है। ठीक है,
इसलिए जो बुद्धि का संबंध रचनात्मक और गैर रचनात्मक दोनों कार्यों से होता है, जबकि जो आपका सृजनात्मक का संबंध सिर्फ और सिर्फ आपको रचनात्मक कार्यों से ही आपको होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों आपका है, बुद्धि व्यक्ति की सभी तरह की समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। ठीक है, बुद्धि सभी तरह के समस्याओं के समाधान में सहायक होती है, जबकि सृजनात्मकता केवल रचनात्मक कार्यों से संबंधित होता है। जबकि जो सृजनात्मकता होता है प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक कार्यों से ही आपको सहायक होता है। ठीक है, तो बात तो बराबर है ना, हो गया कि बुद्धि व्यक्ति की सभी तरह की समस्याओं के समाधान में सहायक होती है, यानी सब चीज में बुद्धि सहायक होता है, जबकि जो सृजनात्मकता होता है केवल एक क्षेत्र में होता है, यानी रचना करना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दीर्घ का पहला प्रश्न आपका समाप्त होता है। इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसके प्रमुख संघटकों या तत्वों का वर्णन करें। आपके एग्जाम में पूछेगा संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ठीक है, या संवेगात्मक बुद्धि क्या है, इसके प्रमुख घटक पूछे या तत्व पूछे, आपको बात आपको बराबर है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको किस प्रकार से प्यारे बच्चों लिखना है, कुछ इस प्रकार से लिखना है, संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने तथा दूसरों के भाव, विचार तथा संवेगों को पहचानता है और उन्हें नियंत्रित और दिशा निर्देशित करता है। ठीक है, गोलमेल के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित तत्व। ठीक है, अब देखिए संवेगात्मक जो बुद्धि जो होता है वह योग्यता होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और दूसरों के भाव हो गया, विचार हो गया तथा संवेगों को क्या कर लेता है, तो पहचान लेता है और उन्हें नियंत्रित करके उन्हें दिशा निर्देशित आपको करता है। ठीक है, गोलमेल के अनुसार सांवेगिक बुद्धि के निम्नलिखित तत्व है। पहला आपका तत्व है अपने संवेगों से अवगत होना, यानी अपने फीलिंग से अवगत होना। संवेग का मतलब हो गया फीलिंग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ठीक है, तो अपने संवेगों यानी अपने फीलिंग से अवगत होना। तो डैश देकर के हम लोग लिखेंगे, सांवेगिक बुद्धि का एक मुख्य संगठन यह है कि व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न संवेगों की पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करता है, यानी जो व्यवहार करता है वह उसी के अनुरूप आपको व्यवहार करता है। दूसरा आपका पॉइंट है अपने संवेगों का प्रबंध, संवेगात्मक प्रबंध। ठीक है, संवेगात्मक प्रबंध संवेगात्मक बुद्धि का दूसरा मुख्य संघटक है। इसका अर्थ है अपने संवेगों के स्वरूप, तीव्रता और अभिव्यक्ति को समन्वित करना। तीसरा आपका पॉइंट है अपने आप को प्रेरित करना, यानी अपने आप को मोटिवेट करना। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि की एक घटक का पहचान यह है कि व्यक्ति कठिन कार्य के लिए अपने आप को प्रेरित करता है। व्यक्ति क्या करता है, खुद को प्रेरित करता है। जैसे आपको टॉप करना, आप टॉप करने के लिए आप खुद को प्रेरित करिएगा कि मैं किस प्रकार से टॉप करूं, इसके लिए मैं 24 घंटा में से 10 घंटा पढ़ूं या 12 घंटा पढ़ूं, और आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 3 बजे उठना है। तो इस प्रकार से प्रेरित आपका अंदर आपका आत्मा करेगा। ठीक है, लंबे समय तक कार्य चलता हो तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आशावादी तथा उत्साहपूर्ण हो, यानी उत्साह भी रहे, आशावाद भी रहे कि एक न एक दिन मंजिल मिलेगा, उत्साह भी रहे, वह कार्य भी करे। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको अपने आप को प्रेरित करने से ही होता है, जो कि संवेगात्मक बुद्धि का ही एक आपका तत्व है, यानी संगठक है। ठीक है, चौथा आपका पॉइंट है दूसरे के संवेगों को पहचानना, यानी दूसरे के फीलिंग को पहचानना तथा प्रभावित करना। इस घटक में जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान होता है वह दूसरे लोगों के संवेगों को पहचानता है और समझता है कि वे, यहाँ पर वे होगा, वे वर्तमान परिस्थिति में किस तरह के संवेगों का अनुभव कर रहे हैं। चौथा आपका प्रश्न है संबंध निभाना, यानी कोई भी संबंध है, जैसे माता पिता का, जैसे बेटा हो गया, बेटी हो गया, दोस्त हो गया, इस प्रकार, तो संबंध निभाना। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का एक घटक संबंध को निभाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ उत्तम एवं संतोषजनक
संबंध बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों में संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है। अब जो लोग दूसरे से अपना संबंध अच्छे बनाए रखते हैं तो कहा जाता है कि उनमें जो संवेगात्मक बुद्धि होती है काफी ज्यादा आपको अधिक होती है, तभी तो वो दूसरे लोगों से संबंध बना पाते हैं, जिस कारण उनके कई मित्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि ये सांवेगिक बुद्धि के कई घटक या तत्व हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका दीर्घ प्रश्न भी आपका समाप्त होता है, 2 दीर्घ है। ठीक है, क्योंकि ये जो अध्याय है काफी छोटा अध्याय है। एनसीईआरटी के आधार पर यू देखिएगा तो एक ही अध्याय का यह पाठ है, एसपीपीडी के अनुसार से आपका दूसरा अध्याय है। ठीक है, इसलिए अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स्की कहाँ के निवासी थे? तो यह निवासी थे रूस के। किस देश के थे? तो प्यारे बच्चों रूस के थे। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा सेल्वे तथा मेयर ने। ठीक है, बुद्धि तथा सृजनात्मक का बीच कैसा संबंध है? तो उत्तर हो जाएगा धनात्मक। ये जो संबंध है प्यारे बच्चों धनात्मक संबंध है। सृजनात्मकता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? आलोचनात्मक चिंतन को सृजनात्मकता में शामिल नहीं किया जा सकता। सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है? अभिप्रेरणा, ये जो पद है आपको बेमेल पद है। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो अभी तक कुल मिलाकर के 8 बुद्धि का पहचान आपको हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी समाप्त होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के समाप्त के साथ ही यह अध्याय आपको समाप्त हो जाता है। चूंकि अध्याय ही छोटा है इसलिए कम लघु हुआ, कम दीर्घ हुआ, कम आपको वस्तुनिष्ठ हुआ। आप लोग नहीं घबराइएगा कि सर इतना इतना कम है, क्योंकि मनोविज्ञान में 21 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 21 अध्याय हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9 अध्याय हैं। एक्चुअली में 9 ही अध्याय हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9 अध्याय को एसपीपीडी ने 21 भाग करके पढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हर अध्याय आपको काफी छोटा ही ना होगा। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं तीसरे अध्याय को प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल करें, हमारा नंबर है 70 150 45 52।